हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू लेक्चर नंबर 3 फॉर इकोसिस्टम। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इकोसिस्टम में, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किए थे कि हम फंक्शंस के तौर पे जा रहे थे ना, तो उनमें से एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, मैंने उस लास्ट क्लास में एक बार रिवीजन भी हमने किए थे, जिसका है नाम मतलब कि प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी है क्या? प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली द रेट ऑफ सिंथेसिस। अगर हम अपने लैंग्वेज से देखें, द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है या फिर बायोमास बाय एनी ट्रॉफिक लेवल। और हमेशा जब भी हम इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। और इसकी जो यूनिट है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज मेजर्ड एज वेट में मेजर होती है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यार्ड, यानी एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये प्रोडक्टिविटी जो है, मैं अगर अपने सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो किसी भी एरिया में एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हम यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्लांट्स की बात करते हैं, राइट। सो द अमाउंट ऑफ फूड सिंथेसाइज्ड, यानी जितना उसने फूड सिंथेसाइज किया है उतना ही होगा उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। और इट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लाइट एनर्जी उसके पास अवेलेबल था, उसके अकॉर्डिंग जो भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने अपने लिए सिंथेसाइज किया है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी, राइट। तो हम आज थोड़ा प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, प्रोडक्टिविटी में हम क्या लिख सकते हैं, और इसका यूनिट मैंने कहा है ना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स राइट अबाउट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें प्रोडक्टिविटी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी की जो डिफरेंसेस किया है। सो दैट इज द रेट ऑफ सिंथेसिस of energy containing organic matter per unit area per unit time, ठीक है, is described as प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। लेकिन फिर इसकी यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज मेजर्ड, हम लिख सकते हैं, इट इज मेजर्ड एज वेट, राइट। उसमें भी क्या आएगा, एग्जाम्पल ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यार्ड, राइट। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, और एनर्जी को हम किलो कैलोरी, मतलब प्रोडक्टिविटी लेवल पे जो एनर्जी हो रहा है, सो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर यार्ड। एरिया भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इस प्रोडक्टिविटी की जो टाइप्स देखो, इस साल जो नीट की क्वेश्चन था उसमें भी ये प्रोडक्टिविटी वाज आस्क्ड, राइट। सो बेसिकली हमारे लिए जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी आएगा यहाँ पे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोडक्टिविटी आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जब भी प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी जितनी सनलाइट प्लांट्स को मिल रहा है और उस सनलाइट में जितना अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ, सो उसमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सनलाइट से जो प्लांट बना रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब हम प्रोड्यूसर लेवल तक है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, right,
accumulation in green plants, accumulation in green plants, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, as biomass of organic matter, right, per unit area over time period through the, मतलब हमें यहाँ पे एक टाइम लिमिट रखना है और एक एरिया स्पेसिफिक रखना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट अपना फूड प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? फोटोसिंथेसिस से ही बनाएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आई एम सॉरी, ठीक है। अब जो हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सो टाइप्स ऑफ, तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस मतलब देखो टोटल अमाउंट जो होती है, सपोज 10,000 किलो कैलोरी लाइट एनर्जी आ रहा है और प्लांट ने उन 10,000 किलो कैलोरी से 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया। सो दिस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो बना रहा है, दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारे लिए ये इस बार का क्वेश्चन था ये नीट का, राइट? सो द टोटल ऑर्गेनिक, इसका ना हम जीपीपी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। एंड व्हाट इज दैट? द टोटल ऑर्गेनिक, right, matter synthesized by the producers, right? So in the process of photosynthesis, right, or per unit time per unit area, right, is called GPP। ठीक है ना? मतलब हमने अपना सिंपल लैंग्वेज में देखना है टोटल एनर्जी जो प्लांट ने बनाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये एक एरिया स्पेसिफिक होती है, टाइम स्पेसिफिक होता है, तभी इसे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। सो इसमें ना कई बार लॉस भी होता है, जैसे रेस्पिरेशन की लॉस होती है, ग्रेजिंग है ना, घास फूस खाने वाले जो कैटल्स होते हैं वो ग्रासेस को खा जाते हैं, तो इस तरह से मतलब इनकी टोटल एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मतलब 100% उसके जो एनर्जी बनाया उसने वो रहेगा, राइट? सो सेकेंड टाइप मेरा क्या बोल रहा है? सेकेंड टाइप इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये हमेशा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कम होगी, क्योंकि देखो जितना उसने टोटल बनाया वो तो उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन ये जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। वो जो जितना उसने एनर्जी बनाया अपने रेस्पिरेशन, अपने मेटाबॉलिज्म में भी तो यूज करेगा। सो व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जीपीपी माइनस आर, आर यानी रेस्पिरेशन। तो इस साल जो क्वेश्चन आया था कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई करना था आपको करेक्ट स्टेटमेंट, उसमें जीपीपी इक्वल्स टू एनपीपी था, जीपीपी इज ग्रेटर देन एनपीपी था, राइट? या उसमें था एक और ऑप्शन था, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी, सो जीपीपी इज ग्रेटर देन एनपीपी, या हम कह सकते हैं एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लेस देन जीपीपी। सो इट इज द वेट ऑफ
right, of organic matter stored by the producers, right, in a unit area per volume per unit time. ठीक है, सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, NPP इक्वल्स टू GPP माइनस R, where R इक्वल्स टू रेस्पिरेशन. ठीक है, सो हमारा ये भी निकल गया. अच्छा, आप एक चीज पूछ सकता है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट ग्रॉस में क्या होता है, इट इज द amount of total organic matter synthesized by plants या producers per unit area per unit time. नेट में क्या होता है, amount of organic matter stored by the producers per unit area per unit time. फिर ग्रॉस में क्या होता है, इज इक्वल, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन द वेट ऑफ प्रोड्यूसर्स प्लस इसमें से क्या होगा, द लॉस ऑफ रेस्पिरेशन आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट. और नेट प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, इट इज इक्वल टू ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड माइनस रेस्पिरेशन को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे. ठीक है, इट डिपेंड्स, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, इट डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, राइट. अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब हमारा प्राइमरी पार्ट खत्म हो गया. सो ये था मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस के बीच में डिफरेंस. अगला जो हम करेंगे दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, सेकेंडरी मतलब हम किस लेवल पे चले गए, कंज्यूमर लेवल पे चले गए. सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, राइट. द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या बोल रहा है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, राइट, बाय द कंज्यूमर, मतलब हार्बीवोर्स पे चले गए, is called secondary productivity. आ गया है ना. अच्छा, अब it depends upon the loss. लॉस तो होगा ही, है ना. प्रोड्यूसर से जब सेकेंडरी लेवल पे आता है ऑलरेडी लॉस होके आता है, और जो सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म, सेकेंडरी कंज्यूमर जो एक्सेप्ट करता है, उससे जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ऑटोमेटिकली इसमें लॉस होती है. क्यों, हर ऑर्गेनिजम्स को हर उस पे इनको क्या करना पड़ता है, रेस्पिरेशन, है ना. तो रेस्पिरेशन की तो लॉस उनको देना ही पड़ेगा, अपना मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करेगा ही, राइट. सो देयरफॉर इसमें भी क्या होता है, एक ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आता है और एक नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमने लिखा है, इसके लिए हम ग्रॉस भी लिख सकते हैं, और NSP यानी इसे हम क्या कहेंगे, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, आई एम सॉरी, इक्वल्स टू GSP. GSP यानी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी minus R. What is R? R is respiration. ठीक है. So this was about मतलब प्रोडक्टिविटी, हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में किया. अब हम करते हैं प्रोडक्टिविटी लेवल्स. प्रोडक्टिविटी लेवल्स क्या होती है, किसी में हाई प्रोडक्टिविटी, किसी में एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है, किसी में लेस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होती है, एंड लो प्रोडक्टिव, वेरी लो प्रोडक्टिव इकोसिस्टम. तो जब हम हाई टू लो की बात करें ना, तो लेट्स सी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को देखते हैं.
सो प्रोडक्टिविटी लेवल्स जैसे आप देखोगे, इट डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज, वहां की कॉम्पोजिशन देखोगे आप, हार्ब्स ज्यादा है, श्रब्स ज्यादा है ना, और फिर ट्रीज, ऑब्वियसली ट्रीज जितनी कैनोपी जितनी ज्यादा होगी, पूरा ग्रीन दिखेगा, तो प्रोडक्टिविटी लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। तो उस हिसाब से मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स या फिर टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट वहां पे। देन आप क्लाइमेटिक कंडीशन पे देखोगे कि कैसा क्लाइमेट है वहां पे, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी लेवल। तो जो हमारे पास जो मतलब डेटा होती है जैसे प्रोडक्टिविटी लेवल्स पे, एक आता है हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब इसमें ज्यादा होगा प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। सो इसकी जो टोटल ये होंगे 2 to 4 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, पर ईयर आती है। सो नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, किस तरह की प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। द इकोसिस्टम जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमेशा ही मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाया जाता है क्योंकि देयर इज नो सीजनल वेरिएशन। तो इसमें क्या क्या आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। देन आपके आएंगे फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे फ्लड्स होती रहती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। देन यहाँ पे आपका आएगा कोरल रीफ, जैसे लक्षद्वीप वगैरह, तो ऑर्गेनिजम्स की आउटर पार्ट होती है, इसीलिए इट इज हाईली प्रोडक्टिव। सो कोरल रीफ हो गया। शुगर केन फील्ड, शुगर केन फील्ड सबसे प्रोडक्टिव क्यों होता है, शुगर केन फील्ड इज हाईली प्रोडक्टिव बिकॉज देखो शुगर केन में जो होता है C4 पाथवे ऑपरेट होती है, ठीक है। तो C4 पाथवे जहां पे ऑपरेट होगी उसकी प्रोडक्टिविटी विल बी हाई, राइट। सो व्हाई, बिकॉज यहाँ पे मतलब लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, जितना भी लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हो उतने लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। बिकॉज एक और चीज इसमें, फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल नेग्लिजेंट या एब्सेंट आप कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाई प्रोडक्टिविटी। फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी लेवल पे चलते हैं। सो एवरेज प्रोडक्टिविटी, अब एवरेज प्रोडक्टिविटी जब हम बात करते हैं उसमें द प्रोडक्टिविटी शुड बी 1 to 2 kg पर मीटर स्क्वायर पर यार्ड, राइट। तो उसमें डेली आउटपुट जो होना चाहिए 3 to 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। और इसका एग्जांपल क्या आएगा, जैसे कॉमन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होता है, एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब जहां पे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग इनकी वेरिएशन रहता है। सो एंड टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है लेस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। सो व्हाट इज लेस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, यहाँ पे एनुअल प्रोडक्टिविटी जो होगी दैट इज 200 to 1000 ग्राम में चला जाएगा। सो एनुअल प्रोडक्टिविटी शुड बी 200 to 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल इसका क्या आता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपका आएगा लेस प्रोडक्टिव, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हार्ब्स श्रब्स ऐसा करके नहीं है, मोस्टली द ग्रासेस
और फिर ट्रीज जो होती है यहाँ पे बिल्कुल ही कम है, सो दैट इज व्हाई द प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो लेस। दूसरा, अगर ये ग्रासलैंड है, इसमें और ट्रीज वगैरह नहीं है, तो ग्रेजिंग एनिमल्स भी ज्यादा होगा। These grazing animals also decreases the productivity. फिर हमारे पास आता है लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम, राइट। इसमें जो होगा प्रोडक्टिविटी इज लेस देन 200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, इतना लो है यहाँ पे। और ये इसका एग्जाम्पल डीप सी, और डीप सी में प्रोडक्टिविटी क्यों कम होती है? बिकॉज लाइट की पेनिट्रेंस जितनी लो, मतलब डेप्थ में जाएंगे, लाइट की पेनिट्रेंस उतना ही कम होती है। सो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स या जो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दैट विल बी नॉट अवेलेबल। हाँ, 200 मीटर डेप्थ के बाद रेड एल्गी प्रेजेंट होगी, बट दैट्स अ वेरी लिमिटेड टाइप, है ना। तो इसीलिए, एंड एरिड रीजन्स, एरिड लैंड्स का मतलब ड्राई लैंड्स, जैसे डेजर्ट्स पे आता है, तो वहां पे इसकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो होती है वो कम हो जाती है, राइट। तो हमें लेस प्रोडक्टिव, एनुअल प्रोडक्टिव, इससे क्वेश्चन आता है। एक ग्राफ मैंने यहाँ पे किया था, उसको देख लेते हैं ना। इस ग्राफ को देखो आप, यहाँ पे जो हमारी एक्स एक्सिस है उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन दे रखा है, और जो वाई एक्सिस है उस पे हमारा दे रखा है प्रोडक्टिविटी पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखो सबसे कम किस में आ रहा है? डेजर्ट्स, राइट, डेजर्ट्स में कम है। उसके बाद ओशियंस यानी डेप्थ ऑफ द सी में कम हो रहा है, लेक्स, उसके बाद पॉन्ड्स, राइट, फिर ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, एस्टुअरिन। एस्टुअरिन में क्यों ज्यादा होता है? एस्टुअरिन इज द मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। तो ऐसे जो मिक्सचर जहाँ पे, या ट्रांजिशनल जोन जहाँ पे होता है, इट इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड एरिया। दोनों जोन्स की ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, इसलिए इसकी डाइवर्सिटी जो होती है हमेशा हाई रहता है, राइट। तो इसलिए एस्टुअरिन आ जाएगा। एंड देन कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स में हमने देखा था कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज डायटम्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट होती है, राइट। सो दिस वाज द ग्राफ। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, लेस कर रहा है या हाई कर रहा है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो फैक्टर आएगा ऑब्वियसली दैट इज सोलर रेडिएशन आएगा, सनलाइट। सनलाइट की वजह से तो फोटोसिंथेसिस होती है, सो इट इज सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो क्योंकि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। और मैक्सिमम लाइट कहाँ पे अवेलेबल होता है? मैक्सिमम light is available in tropics, ठीक है। ट्रॉपिक्स पे सबसे ज्यादा लाइट, ट्रॉपिकल जोन्स आर नियर टू द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और पोल्स जो होती है, मतलब पोल्स में टुंड्रा रीजन, आर्टिक रीजन पे पोल्स रिसीव मिनिमम लाइट, ठीक है। पोल्स में बहुत कम लाइट होती है, इसीलिए उसका प्रोडक्टिविटी जो होता है बिल्कुल कम होती है ना। और अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में जाए, सो प्रोडक्टिविटी इज लेस देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जैसे जैसे हम, अगर हम एक्वाटिक की बात करें, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज मोर इन
कहाँ पे, सरफेस पे ज्यादा, मतलब फोटिक जोन, ठीक है, इन फोटिक जोन, एंड डिक्रीजेस with the increase in डेप्थ। जितना हम डेप्थ में जाएंगे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होते जाएगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट ही नहीं मिल रहा है, सनलाइट जितनी कम हो जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। फिर आता है सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर नेक्स्ट फैक्टर। टेम्परेचर ऑफ फॉरेस्ट जो होता है हैव लेसर एक्टिविटी, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट जिसमें हम कहते हैं हैव लेसर प्रोडक्टिविटी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हाईली प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि देयर इज हाई टेम्परेचर एंड नो सीजनल वेरिएशन। सो एज देयर इज नो सीजनल वेरिएशन, ठीक है, इस वजह से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। और टेम्परेट जो होती है, टेम्परेट रीजन हैव लेस प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब रेन। सो रेन एंड ह्यूमिडिटी। रेन से क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो रेन एंड ह्यूमिडिटी increases प्रोडक्टिविटी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, अगर सॉइल की न्यूट्रिएंट्स ठीक रहेगा तभी प्रोडक्टिविटी विल आल्सो बी मोर, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स increases the growth of plants, right? So hence it increases productivity, ठीक है। अच्छा, अब हमारा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी एक फैक्टर आता है इसमें। सो दैट इज फिफ्थ फैक्टर, और इसे हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि C4 प्लांट्स, हमारे पास फोटोसिंथेटिकली दो तरह की प्लांट्स है ना। C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, यानी जिसमें केल्विन साइकिल होता है। तभी तो देखो शुगर केन इज मोस्ट प्रोडक्टिव। एक तो ना ये बहुत अच्छा लाइट ट्रैप करता है, बीइंग एफिशिएंट इन ट्रैपिंग लाइट, ठीक है, तभी इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। सो ये तो था कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब हम देखेंगे कि इसमें जो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी लेवल आता है, मतलब इस प्रोडक्टिविटी में भी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी लेवल आएगा, ठीक है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मतलब प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें देखना है कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। सो अब हम करेंगे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हमें क्या कह रहा है, मतलब बेसिकली एक है क्या, द रेशियो बिटवीन द एनर्जी एसिमिलेटेड, है ना, जो एनर्जी उसके पास स्टोर्ड फॉर्म में है, ओवर द एनर्जी अवेलेबल। जितना अवेलेबल एनर्जी था उससे उसने जितना एनर्जी अपने अंदर सेव किया, राइट,
बिटवीन द टू ट्रॉफिक लेवल। और ये जो रेशियो निकालेंगे हम किसके बेस पे निकालेंगे? बिटवीन टू ट्रॉफिक लेवल्स। व्हाट आर दोज ट्रॉफिक लेवल्स? कौन कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? जैसे प्रोड्यूसर लेवल में एक ट्रॉफिक लेवल आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर पे एक ट्रॉफिक लेवल आ गया, या तो कंज्यूमर लेवल पे एक ट्रॉफिक लेवल ले सकते हैं, है ना। तो हमेशा जो हमारी रेशियो निकलेगी दैट इज बिटवीन द टू ट्रॉफिक लेवल, और इसी चीज को कहा जाता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय लिंडमैन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लिंडमैन की नाम जिक्र किया था, उसमें मतलब he was a person who was given the 10% law। तो यहाँ पे भी लिंडमैन in 1942 इन्होंने कहा था कि प्रोग्रेसिव एफिशिएंसी, ठीक है। सो और ये जो हमारी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होता है, व्हाट इज इट्स यूज? it is useful in knowing the degree to which the organisms of a trophic level exploit food energy resource and convert, मतलब कितनी exploitation उसको मिलती है, कितना amount of food मिलता है, और फिर कितना conversion होती है उस एनर्जी की फ्रॉम द सेम इनटू बायोमास में कितना कन्वर्जन होती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। और इसमें देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, भी वेरी करता है अलग अलग। तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार लिखे। एक चीज देखो, डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग से डेफिनेशंस को लिख रहे हो। दीज आर सम टर्म्स व्हिच वी हैव टू लर्न इट, राइट। सो द रेशियो बिटवीन, इसे क्या कहते हैं? द एनर्जी एसिमुलेटेड over the energy available right between two trophic level is called ecological efficiency। ठीक है। So it was first given by लिंडमैन, और कब दिया था? in 1942, ठीक है। और इन्होंने and was termed as progressive efficiency, राइट। सो दिस जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की जो यूजफुलनेस होती है इन नोइंग द डिग्री टू विच, मतलब इससे हमें क्या पता चल सकता है? द डिग्री टू विच ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ ट्रॉफिक लेवल एक्सप्लॉइट फूड एनर्जी, मतलब कितना जो ट्रॉफिक लेवल में होता है कि ऑर्गेनिजम्स कितनी अपने एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो बायोमास में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब जब हम टाइम देखेंगे टाइप्स की, सबसे पहला जो हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहा जाता है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, राइट। सो फोटोसिंथेटिक efficiency. So what is photosynthetic efficiency? It is the percentage of incident solar radiation. So it is the percentage of incident solar radiation, ठीक है, ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर्स, मतलब जितनी सोलर रेडिएशन आया है और प्रोड्यूसर्स ने जितनी रेडिएशन को ट्रैप किया है, सो ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स
right? To perform photosynthesis, ठीक है, और and produce gross primary productivity. So and produce gross primary productivity. अच्छा, अभी हम देखते हैं क्या है इसमें. So what is photosynthetic efficiency? अगर हम इसकी रेशियो ले equals to, right, energy in gross primary productivity. So energy in GPP, gross primary productivity, upon energy incident in solar radiation, in solar radiation, ठीक है, into 100, तब जाके, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमें. सो जितना लाइट इंसिडेंट, इट्स अ रेशियो ऑफ इंसिडेंट सोलर एनर्जी, मतलब जितना सनलाइट प्लांट्स को मिला और उस लाइट से उसने अपने लिए कितना एनर्जी बनाया, या फिर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जो है इनटू 100, क्योंकि ये जब भी निकलेगा परसेंटेज में निकलेगा, राइट. सो दूसरा हमारे लिए क्या आता है, नेट production efficiency. So next type is, so next net production efficiency. मैं दोनों मतलब लिखवा के दे रही हूँ, डेफिनेशन भी और साथ साथ इसका रेशियो भी हम लोग कर रहे हैं, है ना. सो इट इज द परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रोडक्शन, है ना, या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एनपीपी का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी in relation to GPP. So in किसके साथ रिलेट करेंगे, in relation to GPP. क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि NPP equals to GPP minus R, तो हमें रिलेट करना पड़ेगा इसमें, राइट. ट्री स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल जो एक ट्री स्पीशीज हम लेते हैं, राइट, विथ लार्ज अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेटिक बायोमास, तो उसके पास तो फोटोसिंथेटिक बायोमास बहुत ज्यादा होगा. सो फोटोसिंथेटिक बायोमास, ठीक है. अब हैव लेसर नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, हैव, क्योंकि वो रेस्पिरेशन भी तो ज्यादा करेगा, उसकी मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होगी. सो हैव लेसर क्या होगी, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इसमें हैव क्या होगा, लेसर नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, राइट. सो देन स्मॉल साइज्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ना इसका रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो भी कई गुना ज्यादा होगा. अच्छा, एक और चीज इसमें जो मैंने इंक्लूड नहीं किया था, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो होती है, बेसिकली फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इज 1 to 5% ही होता है एफिशिएंसी, राइट. और अगर हम इट इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में करे, सो इट इज 2 to 10% में चला जाता है. तो एक क्वेश्चन हमने किया था ना इसके ऊपर भी. सो नाउ हमारा नेट जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसी को ले, सो नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अपॉन जीपीपी, जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनटू 100, ठीक है.
So this will give you net production efficiency. अब हम थर्ड किसको कहते हैं? थर्ड जो हम लेंगे, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन एफिशिएंसी. सो एसिमिलेशन एफिशिएंसी. अब ठीक है ना, व्हाट इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी? तो इट इज द परसेंटेज ऑफ फूड एनर्जी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फूड एनर्जी assimilated for body building. For body building to total food ingested. ठीक है, और इसका जो हम लेंगे assimilation efficiency equals to food energy assimilated right upon food energy ingested into 100. ठीक है, मतलब जितना हमने खाना खाया, तो फूड एनर्जी इंजेशन इनटेक, तो प्लांट तो खैर इनटेक नहीं कर सकता है इसमें, तो ये किस लेवल पे आ जाएगा, यानी ये हमारी कंज्यूमर लेवल पे आ जाएगा. तो जितना उसने इंजेस्ट किया, अब उस उतना अमाउंट में तो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो होता है ना, तो सारा तो हमारा एसिमिलेटेड यानी स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी में नहीं मिलेगा, राइट. सो इसको भी हमने माइनस करके ये एसिमिलेशन एफिशिएंसी निकालना है. और जो हमारा लास्ट एफिशिएंसी जो हम निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहा जाता है इसको, राइट. एंड ट्रॉफिक, और इसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी. ठीक है, the percentage of energy converted into biomass. So what is it? The percentage of energy converted into biomass by a higher trophic level right is called ecological efficiency. ठीक है, so once again ecological efficiency equals to एनर्जी, चलो एक फ्रेश वो ले लेते हैं हम लोग, इसमें से इक्वल्स टू एनर्जी कन्वर्टेड into biomass trophic level right upon energy present in biomass at lower trophic level. मतलब दो ट्रॉफिक लेवल के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं. So at lower trophic level, ठीक है, into 100. So this will give you ecological efficiency. ठीक, तो इसमें इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हमें जब भी निकालना होगा, तो हम दो ट्रॉफिक लेवल के बीच में कंपेयर करके निकालेंगे इसमें, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या फिर नेक्स्ट कंज्यूमर लेवल तक चले जाए. अब देखो इसमें ये बोलता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी. तो हमें इकोलॉजिकल इकोसिस्टम स्टडी या इकोसिस्टम स्टडी को इम्पोर्टेंट है. इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ अवेलेबल सोलर एनर्जी
एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम, कि इतना अगर सोलर एनर्जी अवेलेबल है तो उस इकोसिस्टम का क्या एफिशिएंसी रहेगा, ठीक है। फिर इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनरल्स अवेलेबल इन द इकोसिस्टम, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मिनरल साइक्लिंग हम नेक्स्ट उस पे पढ़ेंगे लेक्चर में, तो मतलब कितना मिनरल्स अवेलेबल है एक इकोसिस्टम में, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी या अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और अमाउंट ऑफ नेट प्रोडक्टिविटी के मतलब भी मिल जाती है, कितना अमाउंट है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द वेब ऑफ इंटरेक्शंस, जो एक नेट सा बन जाती है इन फूड वेब में, देखा होगा आपने, बिट अमॉन्ग्स द वेरियस पॉपुलेशंस एंड एज वेल एज मतलब डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन और बिटवीन द सेम टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन भी, एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द एबायोटिक फैक्टर्स। खाली अपने आप से बायोटिक फैक्टर अकेला नहीं होता है, उसकी डिपेंडेंसी भी होती है किसके ऊपर, एबायोटिक फैक्टर्स भी। इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू नो अबाउट द कंजर्वेशन, कितनी नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे पास रह गया है, हमें कंजर्व करना है या प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। टू और फिर हम इनपुट कैसे इंक्रीज करें टू मैक्सिमाइज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी हमें मैक्सिमम लेवल पे ले जाना है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन किस चीज से देना है, बेसिकली प्रोटेक्शन हमें इससे भी देना है कि पॉल्यूशन वगैरह से भी हमें प्रोटेक्शन देना है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द एफिशिएंसी और हमें फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम डिकम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। लास्ट ईयर भी नीट में क्वेश्चन आया था डिकम्पोजिशन से, यानी मिनरल साइक्लिंग कैसे होता है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, उसकी डेथ के बाद उस ऑर्गेनिज्म से कितना मिनरल कंटेंट हमें मिल सकता है और फिर वो मिनरल कैसे रिसाइकल होती है एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में देखेंगे। और उसमें कौन कौन सी एबायोटिक फैक्टर, जैसे टेम्परेचर का क्या रोल है, मॉइस्चर का क्या रोल है, पीएच का क्या रोल है, composition of organism, that is बायोटिक में अगर जाओगे, these are the एबायोटिक फैक्टर जिसके रिलेशन है। बायोटिक फैक्टर में जाओगे, फंजाई का कितना कंट्रीब्यूशन है, बैक्टीरिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी, या फिर एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर ये मिनरल साइक्लिंग जो होता है, इसके स्टेप्स है ना, अलग अलग स्टेप्स, कैसे फिर वो साइकिल कैसे कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके वो एंड होती है। देन प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन, एक तरफ से तो हमने इकोसिस्टम में प्रोडक्शन पढ़ लिया, दूसरी तरफ से हम ये भी पढ़ रहे हैं कि उसमें डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। तो इन दोनों चीजों की इंटरेक्शन पढ़ेंगे। और जो हमारा इस इकोसिस्टम में एक और लास्ट टॉपिक रहता है सक्सेशन। सक्सेशन मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म को सक्सीड करके कोई नया ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो करना, वहां पे डेवलप करना, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन, सक्सीडमेंट जिसे हम कहेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे, स्टेप्स, सक्सेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है वो भी हम उसमें देखेंगे, एंड फिर इकोसिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। So till our next class, we should end here now. But मैंने जो आज पढ़ाया है, this is very important. इस साल का नीट का भी क्वेश्चन वहीं से था कि प्रोडक्टिविटी आपको जरूर देखना है, and with a constant level of understanding, ये नहीं कि आप उसको लर्न कर रहे हो, राइट। और जो जो यूनिट्स मैंने जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी बायोमास में लगाया, आज भी मैंने प्रोडक्टिविटी में कई सारे यूनिट्स मैंने प्लेस किया हुआ है, those units are also very very important, ठीक है। So we'll conclude here for today's lecture. Till the next lecture, a very goodbye to you all.